हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। आज का हमारा लेक्चर है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण टर्क कैसे वर्क करता है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म आघूर्ण कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बल युग्म आघूर्ण के बारे में, मतलब टर्क के बारे में, और इससे पहले जानेंगे कि बल युग्म क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बल युग्म के बारे में अगर हम लोग बात करें कि बल युग्म क्या होता है। बल मतलब बल जानते हैं आप लोग, और युग्म मतलब जोड़ा, बलों का जोड़ा। बलों का जोड़ा कैसे होता है? जैसे अगर दो ऑब्जेक्ट ये है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो बल ऐसे कार्य कर रहे हैं, दोनों समान परिमाण के हैं, विपरीत दिशा में हैं, समान परिमाण के हैं और विपरीत दिशा के हैं और असंगामी हो, क्या हो, असंगामी हो, तो बलों का यह निकाय बल युग्म कहलाता है। अब थोड़ा यहां बात करते हैं आखिरकार ये असंगामी क्या होता है और कैसे होता है। जैसे ये हमारे पास मार्कर है, अगर हम यहां से एक फोर्स यहां लगाते हैं, एक फोर्स इधर लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, दोनों तरफ से अगर समान बल लगाएंगे, समान बल लगा रहे हैं, विपरीत दिशा में है, तो ये अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा, तो इसमें कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा। अब असंगामी मतलब क्या है? देखिए, बलों की क्रिया रेखा एक दूसरे को मैच नहीं कर रही। देखिए, जो ये वाली बल है इसकी क्रिया रेखा ऐसे है, और जो ये वाली बल है इसकी क्रिया रेखा कैसी है? ऐसे है। तो ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर ना होती हैं, तो ऐसे बलों को असंगामी बल कहते हैं। अगर सबकी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं, अगर एक ही बिंदु से होकर जाती है तो उसे संगामी बल कहते हैं। अगर एक ही बिंदु से होकर नहीं जाती हैं तो उसे हम लोग असंगामी बल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने यहां पे फोर्स, देखिए हमें इस मार्कर को खोलना है, क्या करेंगे? एक फोर्स ऐसे लगाएंगे, एक फोर्स नीचे की ओर, ऊपर के फोर्स का डायरेक्शन इधर है और नीचे के फोर्स डायरेक्शन किधर? इधर है। जब ये फोर्स लगा रहे हैं, ये जो फोर्स लग रहा है, यह फोर्स क्या है? बल युग्म। और इस फोर्स का काम क्या है? यह फोर्स मार्कर को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। देखिए ढक्कन खुल गया मेरा। अगर जैसे ढक्कन है, हमें इस ढक्कन को खोलना, क्या करते हैं? ढक्कन को इस साइड घुमाएंगे और इसको इस साइड घुमाएंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन जो घुमाएंगे तो मेरा ये क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। कोई भी ढक्कन अगर हमें खोलना होता है, ढक्कन खोलने के लिए हम लोग दो फोर्स लगाते हैं। जैसे देखिए अंगूठा उंगली का ये फोर्स, एक फोर्स इस साइड और उंगली वाला फोर्स इस साइड लगाते हैं, जिसके कारण ढक्कन खुल जाता है। मतलब किसी भी चीज को घुमाने के लिए हमेशा बल युग्म लगता है। बिना बल युग्म के हम लोग किसी भी चीज में घूर्णन गति नहीं करा सकते हैं। खासकर यांत्रिकी वस्तुओं में हम लोग घूर्णन गति नहीं करा सकते हैं। तो बलों का यह समूह क्या कहलाता है? बल युग्म कहलाता है। बल युग्म के कारण ही पिंड घूमने लगते हैं, और बल युग्म के कारण पिंड के घूमने का यह प्रभाव बल युग्म आघूर्ण कहलाता है। तो यहां पर हमने इस बात को लिखा है कि जब किसी निकाय पर दो समान परिमाण विपरीत दिश तथा असंगामी बल कार्य करते हैं, तो ये बल क्या कहलाते हैं? ये बल उस निकाय को, जैसे ये था, इस निकाय को, देखिए एक अंगुली ये है, एक अंगुली ये है, इस वाले अंगुली काम क्या है? इसको नीचे धक्का देना, इस वाले अंगुली काम है ऊपर की ओर धक्का देना, जिसके का लगातार क्या कर रहा है? ये घूम रहा है। देखिए घूम रहा है। तो ये जो बल युग्म है, यह किसी भी निकाय को अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और बलों का यह समूह बल युग्म कहलाता है, तथा बल का यह प्रभाव, कैसा प्रभाव? घुमाने का प्रभाव बल युग्म आघूर्ण कहलाता है। इसे हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। जैसे हम लोगों ने एक कोई पत्थर का टुकड़ा लिया, उसको एक रस्सी से बांधा, हम तेजी से नचा रहे, क्या कर रहे? ऐसे नचा रहे। जब नचाते उस पर फोर्स वर्क करता है। कैसा फोर्स वर्क करता है? एक फोर्स रेडियल वर्क करता जा रहा है, जिससे देखिए यहां पर ये एक रस्सी है,
ये अच्छा है, यहां से मैंने पकड़ा है, ये रस्सी है, ठीक। हम इसको तेजी से नचा रहे हैं, यह बल लगा के जब नचाते हैं तो तेजी से क्या करता है, नाचने लगता है, जिसके घूमने का यह प्रभाव यह क्या कहलाता है, बल युग्म आघूर्ण कहलाता है। हमने माना कि हमने इस वाले पिंड पर यह बल आरोपित किया और यह इस वाले अक्ष के परितः रोटेट कर, जैसे ये देखिए अगर ये घूम रहा है लगातार तो ये इसका अक्ष हो गया, तो ये वाला इस वाले अक्ष के परितः घूम रहा है, तो घूम रहा है तो F इंटू डी वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर F क्रॉस वेक्टर डी, या फिर टाउ इक्वल टू लिखा जा सकता है एफ डी साइन थीटा। एफ क्या है, आरोपित बल, मतलब ये बल हमने लगाया। डी क्या है, जो रेखा जहां पे बल लगा है वहां से लेकर जिस अक्ष के परितः घूम रहा है वहां तक के बीच की लंबवत दूरी लेनी है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, बीच की लंबवत दूरी चाहिए। थीटा क्या है, डी और एफ के बीच का एंगल आपका क्या है, थीटा है। ओके, मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर। ध्यान दीजिएगा, इसे न्यूटन मीटर को अभी हम लोग कार्य नहीं कहेंगे, जो कि हम लोग जानते हैं कि न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं, जूल कार्य का मात्रक होता है, लेकिन इस वाले न्यूटन मीटर को अभी हम लोग जूल नहीं कहेंगे। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, न्यूटन का विमीय सूत्र होता है एम एल टी इनवर्स 2 और मीटर को होता है यल, तो यहां पर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स से 2। तो ये हो गया बल युग्म के बारे में, बल युग्म आघूर्ण के बारे में, बल युग्म क्या होता है और बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, अभी अभी हमने इसके बारे में बता दिया। अब जो हेडिंग लिखा है अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपनी हेडिंग के बारे में कि हमारे हेडिंग में हमसे अभी भी क्या पूछा गया है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म आघूर्ण क्या होता है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने जाना कि बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, बल युग्म क्या होता है, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया, ठीक। हमने यहाँ पर हम लोगों ने एक बात ये भी पढ़ा है कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वह आपका ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। हमने माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र, आप लोग इसको समझ ही रहे होंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर कैसी होगी, समांतर होगी। हमने यहां पर माना कि एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम है ए, इसका नाम क्या है बी, ठीक। ए वाले पर माइनस क्यू चार्ज है, क्या चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, और बी वाले पर प्लस क्यू चार्ज है। ए वाले पर माइनस क्यू चार्ज है, बी वाले पर प्लस क्यू चार्ज है। आप लोग ये बात जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र दिशा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश से चलती हैं, माइनस आवेश को मिलती हैं। पॉजिटिवली चार्ज से नेगेटिवली चार्ज की ओर होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज से नेगेटिवली चार्ज की ओर होती है। अगर यह लाइन इधर जा रहा है इसका मतलब यह है कि इस तरफ ये धनावेश है, इस तरफ ये ऋणावेश। ये यहाँ पर फिक्स बात है। अगर यह लाइन ऐसे से जा रही है तो यहाँ पर धन आवेश से यहाँ पर क्या होगा, ऋणावेश होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये जानते हैं कि अपोजिट नेचर के चार्ज परस्पर रिपल्स करते हैं और अपोजिट नेचर के चार्ज परस्पर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जबकि सेम नेचर के चार्ज परस्पर रिपल्स करते हैं। मतलब ये जो प्लस वाला है प्लस वाले से रिपल्स होगा, प्रतिकर्षित होगा, और यह प्लस वाला माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा। अगर यह अट्रैक्ट होगा तो किसी न किसी फोर्स के कारण अट्रैक्ट होगा। अगर यह किसी न किसी फोर्स के कारण अट्रैक्ट हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर ये किसी न किसी फोर्स के कारण क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इस पर एक तरह से बल काम करेगा और इस बल को हम लोग कहते क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
मतलब यह बी इस साइड काम करेगा, क्यों? क्योंकि प्लस वाला माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा। सेम ऐसे माइनस वाला प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा, तो यहां पर हो जाएगा एफ ए इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, समथिंग ये होगा। ठीक, हमने माना ये सेंटर पॉइंट है और यहां से ये डिस्टेंस स्मॉल एल है और ये वाली डिस्टेंस भी आपकी स्मॉल एल है। ये डिस्टेंस स्मॉल एल है, ये डिस्टेंस स्मॉल एल है, ये डिस्टेंस क्या है? स्मॉल एल है। इस सेंटर पॉइंट से हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डाल देते हैं, समथिंग कुछ ऐसा है। तो पैरेलली हमने यहां पर यह माना ये माइनस है, ये प्लस है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन किधर है? माइनस से प्लस की ओर। मतलब ये कि स्मॉल वेक्टर पी का डायरेक्शन किधर होगा? माइनस से प्लस की ओर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर है और वेक्टर ई का डायरेक्शन किस साइड है? इस साइड है। हमने माना कि किसी क्षण इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। एंगल क्या होगा? ये एंगल आपका थीटा होगा। थोड़ा अब आप लोग यहां पे बातों को समझिएगा। अगर ये एंगल थीटा है, क्या ये दोनों बल रेखाएं एक ही बिंदु पर है? नहीं है। ये दोनों बल कैसे हैं? आसंगामी बल है। देखिए इस वाले निकाय पर दो बल लग रहे हैं, एक क्यू ही है, एक क्यू ही है। दोनों का मैग्नीट्यूड समान है, क्यू इंटू ई यहां पर भी, क्यू इंटू ई यहां पर है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन कैसे है? अलग अलग है। इसका डायरेक्शन इस साइड है, इसका डायरेक्शन इस साइड है। क्या दोनों एक ही रेखा पर हैं या एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं? नहीं। देखो इस वाले बल रेखा का रेखा ही ऐसे है और इस वाले बल की रेखा ऐसी है। क्या दोनों बल रेखा एक ही है? नहीं है। मतलब ये बल कैसे हैं? असंगामी बल। अभी कुछ देर पहले हमने ये बताया कि अगर किसी भी निकाय पर दो समान परिमाण विपरीत दिश क्या असंगामी बल कार्यरत हैं, तो ऐसे बलों के समूह को बलयुग्म कहा जाता है। तो मतलब ये एफ ए और एफ बी क्या है? बलयुग्म है। एफ ए और एफ बी क्या होंगे? बलयुग्म होंगे। अगर एफ ए एफ बी बलयुग्म है तो बलयुग्म का काम क्या होता है? सिस्टम को घुमाना। तो ये क्या करेगा? इसको घुमाएगा। ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये देखिए घुमाएगा। क्यों घुमाएगा? तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा आप लोग। एफ ए इक्वल टू क्या होगा? प्लस क्यू ई। एफ बी क्या होगा? माइनस क्यू ई। इन दोनों का एफ नेट निकाल लो। एक ही निकाय पर कुल बल कितना काम कर रहा है? एफ ए प्लस एफ बी, दोनों अपोजिट दिशा हैं। क्यू ई माइनस क्यू ई, वैल्यू सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 0। आप लोगों ने यह पढ़ा है कि अगर किसी भी पिंड पर लगने वाले बलों का परिणामी शून्य हो तो उसका रेखीय विस्थापन 0 होता है और ऐसे कंडीशन को हम लोग संतुलन की अवस्था कहते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने। जैसे रस्साकसी का खेल, अगर रस्साकसी के खेल में दोनों तरफ से समान बल लगाकर रस्सी को खींचें तो रस्सी पर नेट बल का मान 0 होता है, जिसके कारण रस्सी ना तो इधर जाती है ना ही इधर जाती है। रस्सी ना ही इधर जाती है, रस्सी ना ही इधर जाती है। यह कंडीशन कहलाती है संतुलन की अवस्था। यहां पर कह सकते हैं अतः वैद्युत द्विध्रुव का, अतः वैद्युत द्विध्रुव का रेखीय विस्थापन नहीं होगा। ठीक है, रेखीय विस्थापन नहीं होगा। अगर रेखीय विस्थापन नहीं होगा तब कैसा विस्थापन होगा? तब यहां पर कोणीय विस्थापन होगा। कैसा विस्थापन होगा? कोणीय विस्थापन होगा। यहां पे कह सकते हैं अतः, एक पॉइंट और लिखते हैं ऐसे, चूंकि एफ ए व एफ बी, एफ ए व एफ बी क्या है? समान परिमाण
समान परिमाण विपरीत दिश, समान परिमाण विपरीत दिश के असंगामी बल हैं। कैसे बल हैं? असंगामी बल हैं। अतः ये बल, ये क्या है? अतः ये क्या है? बलयुग्म है। क्या है ये? बलयुग्म है। फिर लिखेंगे क्या? अतः बलयुग्म आघूर्ण। बलयुग्म आघूर्ण क्यों? वैद्युत द्विध्रुव के कारण बलयुग्म आघूर्ण। तो यहां लिखा जा सकता है बलयुग्म आघूर्ण टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? बल गुणित विस्थापन F इंटू डी। विस्थापन क्या होता है? देखिए ये होता है बल इंटू बल के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। बल इंटू बल के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक, देखिए लंबवत दूरी चाहिए तो हमें ये जो इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा है, इसके बीच की लंबवत दूरी, तो हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अगर ये बी है, ये ए है, तुमने माने सी पॉइंट है, तो आप अगर ये एंगल थीटा है, ये भी क्या होगा? आपका थीटा होगा, क्योंकि ये रेखा समांतर है, तो ये कोण संगत कोण होगा। ठीक है, क्या आप लिखा जा सकता है क्या? कोई भी बल ले लीजिए, या बी, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, एफ ए इंटू बी सी, एफ ए इंटू बी सी, तो यहां पे लिखा जा सकता है माड में। अब देखिए क्या हमें बीसी का मान पता है? नहीं पता है, तो ध्यान दीजिएगा यहीं पर लिखते हैं, यहीं देखिए यहां साइड में लिखे थोड़ा हम लोग त्रिभुज एबीसी में। यह त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज हमें कर्ण पता है, लंब निकालना है, तो लंब और कर्ण का रिलेशन होता है साइन, तो यहां पर लिखा जा सकता है साइन थीटा इक्वल टू लंब बीसी बटे में कर्ण एसी, या फिर साइन थीटा इक्वल टू बीसी अपान में 2l। ये वैल्यू आपका 2l है, सॉरी बीसी अपान में एबी, बीसी अपान में एबी, यहां पर 2l हो जाएगा, या फिर बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2l साइन थीटा। जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन को हमें यहीं पर साइड में लिखना पड़ता है, यहां जगह कम है इसलिए हमने यहां पर लिख दिया है। अब ध्यान दीजिए एफ ए का मान Q इंटू ई। हाँ, यहाँ पे कोई भी साइन प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे मॉड लगा रखा है। बीसी की वैल्यू 2l है, साइन थीटा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा, या फिर टाउ इक्वल टू Q इंटू 2l को हम लोग कहते हैं स्मॉल p ई साइन थीटा। टाउ इक्वल टू क्या आएगा आपका? P साइन थीटा। ओके, या फिर हम टाउ इक्वल टू P साइन थीटा हो गया। अब हम लोग इसके आगे के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर आपका लिखा गया है टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। थीटा क्या है? वेक्टर पी, देखिए इसकी दिशा और वेक्टर ई की दिशा के बीच का एंगल है। तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? जहां वेक्टर पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वेक्टर ई
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थीटा क्या है, वेक्टर P व वेक्टर E के बीच का कोण। ओके, तो ये हो गया बल युग्म आघूर्ण। किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव को जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर दो बल काम करते हैं, दोनों बल का मैग्नीट्यूड सेक्शन अपोजिट होता है, दो की दोनों नॉन कंकरेंट होते हैं, जिसके कारण इनका नेट फोर्स 0 होता है और इनका लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं सुन लीजिएगा। बल युग्म के कारण नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। जब, अगला क्वेश्चन क्या है, जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये क्या ऐसे जाता है, क्या इसका रेखीय विस्थापन होता है, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि नेट बल का मान 0 होता है। अगर नेट बल का मान 0 है तो रेखीय विस्थापन नहीं होगा। तो कौन सा विस्थापन होगा, कोणीय विस्थापन। देखो जैसा कि ये दोनों पिंड यहां पर है, ये जस्टर है, जस्टर पर दोनों फोर्स लगाया, दोनों सेम फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स है, तो ये अपनी जगह पर स्टेबल है, कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, ना ही लीनियर ना ही रोटेशनल। लेकिन इसी फोर्स को एक ऊपर कर दिया एक नीचे कर दिया, तब ये घूमने लगेगा। दिखाई दे रहा है, तो यही फोर्स को हम लोग बल युग्म कहते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, बल युग्म के कारण हमेशा रोटेटरी मोशन होता है, घूर्णन गति होता है। ओके, बल युग्म के कारण कभी भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, रेखीय विस्थापन नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम लोग कुछ केसेस के बारे में बात करते हैं। कुछ केसेस के बारे में क्या, तो समझिएगा बात को, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में कहा कि अगर थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री, थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री। क्योंकि यहां पे थीटा है, साइन है, तो 0 या 180 डिग्री। 0 या 180 डिग्री कब होगा, जब वेक्टर P और वेक्टर E दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तब ऐसे कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। पैरेलल कैसे, देखिए यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेक्टर E है, और इसी डायरेक्शन में आपका ये है -q + q, दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो ऐसे कंडीशन में थीटा का मान 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, तब यहां पर टाउ की वैल्यू Pe sin 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब पूछा जा सकता है कि टाउ की वैल्यू बल युग्म आघूर्ण का मान 0 कब होता है, बल युग्म आघूर्ण का मान 0 तब होता है जब, बल युग्म आघूर्ण का मान 0 तब होता है जब कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखी हो। अनुदिश समझ रहे हैं, मतलब वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होनी चाहिए। तब ऐसे कंडीशन में बल युग्म आघूर्ण का मान 0 होता है। तो कब होता है 0, तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा होता है, तो इस स्थिति में उस वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण का मान क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। अगला केस क्या है, अगला केस देखिए, नेक्स्ट केस, आपका अगला केस है केस सेकेंड, when theta equal to 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है, देखिए, मतलब जो वेक्टर P परपेंडिकुलर टू वेक्टर E, वेक्टर E है। अब वैद्युत द्विध्रुव को आपका ऐसे रखा गया है, इधर -q है, इधर क्या है, +q है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन माइनस से प्लस की और माइनस से प्लस की, वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन वेक्टर E इधर प्लस से माइनस की और, तो ये एंगल कितना, 90 डिग्री। अब ऐसे कंडीशन में
टाउ इक्वल हो जाएगा पी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, वो होता है 90 पर। तो यहां पे लिखा जा सकता है टाउ मैक्स इक्वल टू पी साइन 90, टाउ मैक्स इक्वल टू क्या, पीई। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि किस कंडीशन में वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण का मान मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम तब होता है जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से लंबवत 90 डिग्री पर घुमाया जाता है, या कहा जा सकता है जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, या फिर जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ क्या परपेंडिकुलर हो, तब ऐसे कंडीशन में वैद्युत द्विध्रुव बलयुग्म आघूर्ण की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अगली बात ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लंबवत हो, तब उस पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण के आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताइए। मतलब जब टाउ का मान मैक्सिमम हो, तब ऐसे कंडीशन में हमें पी को डिफाइन करना होता है। पी को डिफाइन कैसे करेंगे, इसके बारे में सुन लीजिएगा। देखिए, यदि ई की वैल्यू हम लोगों ने कह दिया 1 न्यूटन पर कूलम, क्या कह दिया, 1 न्यूटन पर कूलम, तो टाउ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी। यही होगा। तो यहां से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बातों को ध्यान से सुनिएगा। वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखे, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने के लिए लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 न्यूटन पर कूलम हो। एक तरह से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रति एकांक कूलम, यह कहा जा सकता है एकांक परिमाण वाले वैद्युत क्षेत्र में रखे, एकांक परिमाण वाले वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने के लिए लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे बहुविकल्पिक रूप में। ये क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस चीज को रिवीजन कर लीजिएगा। जो भी हमने डिफिनेशन बताया है, इसको अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। बस आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।